बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसकी बात हम करते हैं। और नाम से तो यही लगता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के नाम से तो ऐसे लगता है जैसे प्रॉपर्टी को बेचने से जो इनकम है उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं, जबकि असल में, एक मिनट पॉज कीजिएगा यार, आप उसे बिठा। अच्छा जी, कहने से तो देखने से तो ये लगता है कि प्रॉपर्टी को बेचने से जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जबकि सच में प्रॉपर्टी के किराए की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी के किराए की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है। तो भाई अब ये बता देते हैं कि रेंट से मुराद क्या है। रेंट से मुराद है आपकी लैंड या बिल्डिंग जब जो आप किसी दूसरे को देते हैं यूज के लिए, ऑक्यूपाई के लिए, और उसके बदले में जो पैसे देते हैं उसे किराया कहते हैं। लेकिन इसके लिए तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि सिर्फ यूज या ऑक्यूपाई नहीं, बल्कि राइट टू यूज भी। अब राइट टू यूज का क्या मतलब है? राइट टू यूज का मतलब है कि सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आप, अगर मैंने एक मकान किराए पर दिया हुआ, अच्छा ये वाला पूरा चैप्टर आपने मालिक मकान बन के सोचना है। मालिक मकान बनने के सोचने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ना। आपने इमेजिन करना है कि आप मालिक मकान है और फिर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, उससे आपकी क्लैरिटी आएगी। मैंने एक बंदे को मकान किराए पर दिया, उसको चाबियां दे दी, उसके हवाले कब्जा कर दिया। एक माह बाद मैंने उससे कहा कि भाई किराया, कहता है मैं तो अभी शिफ्ट ही नहीं हुआ। तो क्या मैं उससे किराया लूंगा? किस चीज का किराया है? राइट टू यूज का किराया है। ही हैड द राइट टू, उसने यूज नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो उसके हवाले चाबियां कर दी है ना। सर ये भी यूज, ऑक्यूपाई और राइट टू यूज। सर जी जब बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो उसमें आता क्या है? रेंट रिसीव्ड नियर सिविल बाय द पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट exempt from tax shall be chargeable to tax under that income from property. It is chargeable on accrual basis. रेंट से क्या मुराद है? आप जो पैसे वसूल करते हैं, चूंकि आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग किसी दूसरे को दी है यूज के लिए, ऑक्यूपाई के लिए, या राइट टू यूज और ऑक्यूपाई के लिए। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या शामिल है? फॉरफिटेड डिपॉजिट। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है? सर जी बयाना जब्त करना। हमने आपको ये मिसाल समझाई है कि भाई ये 7 वाला प्लॉट है, ये हमने खरीदना था, इसके साथ डील हो गई 30 करोड़ रुपए की, हमने इसको 3 करोड़ रुपया बयाना दे दिया और डील ये हुई कि अगले साल 27 करोड़ देकर ये प्लॉट हम ले लेंगे। जब अगला साल आया हमसे 27 करोड़ जुड़ा ही नहीं। अब उसको कहा कि भाई हम सॉरी, हमसे नहीं पैसे जुड़ रहे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये जो 3 करोड़ का बयाना था ये एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जब्त हो जाएगा। डिपॉजिट क्या हो जाएगा? फॉरफिट हो जाएगा। इस जगह के जो मालिक हैं शेख साहब ने 3 करोड़ रुपए का बयाना जब्त कर लिया है, वो शेख साहब की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर क्या ये पॉइंट पिक कर गए? बयाना जब्त होने की स्टोरी समझ आई? और ये फॉरफिटेड डिपॉजिट किसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है? रेंट की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। सर एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रूल है एक्चुअल फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज। एक्चुअल रेंट है 100 रुपए, फेयर मार्केट रेंट है 120। टैक्स वाले कितनी अमाउंट पे टैक्स लगाएंगे? 120 पे। हाँ ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता सेल्फ हायरिंग के केस में।
सेल्फ हायरिंग क्या होती है? अब स्टोरी सुनना। एसबीआई वालों ने मुझे कहा कि आप घर किराए पर, हम आपको, आप जब परमानेंट होंगे तो हम आपको अकोमोडेशन देंगे। मैं परमानेंट हुआ 2025 में, मैंने इनको कहा कि आप मुझे अकोमोडेशन दें। उन्होंने कहा कि सर अपनी मर्जी से कोई जगह किराए पर देख कर ले लें, हम उसका किराया दे देंगे। मैंने एसबीआई को कहा आप मुझसे मेरा ही घर किराए पर लेकर मुझे ही एज अकोमोडेशन दे दें। यानी अब एसबीआई से मेरे दो रिश्ते हैं। एक, एसबीआई मेरा एम्प्लॉयर है, एसबीआई मेरा एम्प्लॉयर है जिसके पास मैं नौकरी करता हूं। दूसरा, एसबीआई मेरा किराएदार है जिससे मैंने अपना घर किराए पर दिया हुआ है। अच्छा, एसबीआई ने मुझसे मेरा ही घर किराए पर लेकर मुझे ही एज अकोमोडेशन दे दिया, तो अब उस घर से मुझे दो फायदे हो रहे हैं। एक, मुझे रिहाइश मिली हुई है जो मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने दी है। दूसरा क्या है? मुझे किराया मिल रहा है। सर जी जो रिहाइश है वो अंडर दैट सैलरी टैक्स होगी, जो किराया है वो अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स होगा। सर जो रिहाइश है उसके बारे में क्या रूल पड़ा हुआ है? फेयर मार्केट रेंट ऑफ 45% विच एवर इज हायर। और जो किराया है उसका क्या रूल पड़ा हुआ है? एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। सर जी यही स्टैंडर्ड रूल पड़ा हुआ है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, जबकि सेल्फ वायरिंग का केस है, अब ध्यान से बात सुनो, सेल्फ वायरिंग के केस में एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट वाला रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फेयर मार्केट रेंट ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो चुका है। क्योंकि फेयर मार्केट रेंट ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो चुका है। एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। किस केस में? जब सेल्फ वायरिंग का केस होगा। क्यों? क्योंकि फेयर मार्केट रेंट ऑलरेडी अंडर दैट सैलरी टैक्स हो गया, ये दोबारा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। यानी सेल्फ वायरिंग के केस में एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट वाला असूल नहीं लगता, बल्कि जितना एक्चुअल रेंट होता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में शामिल होकर टैक्स होता है। बात खत्म होगी सर। अगली बात, सर जी किराया जो आप वसूल कर रहे हैं वो किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी भी किराए पे दी है तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि अगर आपने बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज एमेनिटीज भी किराए पे दी हैं तो ये अदर सोर्स के हेड में टैक्स होगा। जॉइंट ऑनर्स, सर जी जॉइंट ऑनर्स, अगर मुश्तरका मलकियत हो एक प्रॉपर्टी पे दो लोगों की, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इनका हिस्सा, इनका शेयर असर्टेनेबल है या नहीं है। अगर उनका शेयर असर्टेनेबल हो तो इनकम में से खर्चे लेस, रेंटल इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद जो नेट रेंटल इनकम आएगी वो जॉइंट ऑनर में तकसीम कर दी जाएगी उनके शेयर की बेस पे। लेट से रेंट था 100 रुपए और खर्चे थे 20 रुपए, लेस करेंगे, नेट रेंट हो गया 80 रुपए। 80 रुपए को ए और बी करेंगे। अब ए कितना हो गया? 40%, 32 जो है वो ए को मिलेगा और 48 जो है वो बी को। ऑन द अदर हैंड, अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं है तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे पार्टनरशिप को ट्रीट करते हैं। पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 12 में। उसकी बात आपको बताऊं, आप रेंट में से खर्चा लेस करते हैं, खर्चे के बाद नेट रेंट आता है, इसके बाद टैक्स लेस करते हैं, टैक्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो जॉइंट ऑनर्स में तकसीम होगी। अगर शेयर असर्टेनेबल हो तो नेट रेंटल इनकम तकसीम होती है, अगर शेयर असर्टेनेबल ना हो तो टैक्स लेस करने के बाद जो अमाउंट है वो तकसीम होती है अमंग द जॉइंट ऑनर्स। ये फर्क है। सर जी अगली बात है डिडक्शन इन इनकम, कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी। कौन से खर्चे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होने हैं? यह तो पता है आपको कि इनकम फ्रॉम सैलरी में से तो कोई खर्चा माइनस नहीं होना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेस पे टैक्स होती है या एक्रूअल बेस पर? एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है, यानी जितना किराया कमाया उस पे टैक्स लगेगा, ना कि जितना किराया वसूल किया उस पे टैक्स लगेगा। सर कुछ रेंट एग्जेम्प्ट भी होते हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर लैंड का रेंट जो है वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। सर जी कौन कौन से खर्चे माइनस होने हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से? सबसे पहले रिपेयर अलाउंस माइनस होना है। रिपेयर अलाउंस कितना है? 20%। बिल्डिंग के किराए का 20% हमेशा माइनस होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल। यार एक्चुअल में आपने रिपेयर 100 रुपए की कराई है, 1000 की कराई है, लाख की कराई है, आपने रेंट का 20% हमेशा माइनस कर देना है बिल्डिंग के रेंट का। बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी माइनस होती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस भी माइनस करने की इजाजत है। अगर आपने लोन लेकर घर बनाया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट भी माइनस करने की इजाजत होती है। शेयर ऑफ रेंटल इनकम, शेयर ऑफ रेंटल इनकम, बाज़ौकात आप कहते हैं, अब ये मेरी बात सुनना, ये वाली बात पहले भी की है, आपने प्रॉपर्टी थी 10 मिलियन की, 8 मिलियन आपके पास था, 2 मिलियन का आपने लोन ले लिया, इस 2 मिलियन का इंटरेस्ट था 2 लाख रुपए। क्या ये 2 लाख रुपए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होंगे? यस। यार ये पॉइंट समझ आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होता है। अगला केस, 10 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, 6 मिलियन आपके पास थे, 4 मिलियन आपने लिए, लेकिन आप सूद पर पैसे नहीं लेना चाहते थे, तो आपने उसके साथ तय किया मैं सूद नहीं दूंगा, जितना किराया आएगा उसका शेयर दूंगा। तो वो बंदा कहने लगा भाई किराए का हिस्सा नहीं, जितनी एप्रिसिएशन होगी मैं उसमें भी हिस्सेदार हूंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जितना किराया होगा मैं उसका हिस्सा लूंगा, जितना किराया होगा, जितना किराया होगा मैं उसका हिस्सा लूंगा, और जितनी एप्रिसिएशन होगी मैं उसका हिस्सा लूंगा। लो सर हुआ ये कि ये अगर किराया था 1 लाख रुपया, तो लेट से 40% किराया भी उसको मिलेगा, और जो एप्रिसिएशन होगी, पहले प्रॉपर्टी थी 10 मिलियन की, बाद में प्रॉपर्टी हो गई लेट से 12 मिलियन की, तो 2 मिलियन की जो एप्रिसिएशन है उसका भी 40। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? शेयर इन एप्रिसिएशन और शेयर इन रेंटल इनकम भी माइनस करने की इजाजत है, यानी ओनर लेस करेगा और जो बंदा लोन दे रहा है उसको वो पैसे मिलेंगे। लीगल चार्जेस माइनस करने की इजाजत होती है, खास तौर पे जो मलकियत बचाने के लिए केस करते हैं वो खर्चा माइनस करने की इजाजत होती है। एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस 4% तक माइनस करने की इजाजत होती है। रिपेयर के बारे में कि 20% माइनस करना ही करना है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग का। कलेक्शन चार्जेस बिल्डिंग हो या लैंड हो, आपने किराए पर दी हुई है, 4% तक माइनस करने की इजाजत है, यानी मैक्सिमम 4% है। अगर एक्चुअली इससे कम हो तो कम माइनस होगा। सर जी ये सारी बातें खर्चे जो लेस करने थे बता दिए। अनपेड रेंट की बात करने लगा हूँ। 8 माह, अब गौर से अगला पॉइंट सुनना, अनपेड रेंट क्या है? 8 माह का किराया वसूल किया है, 4 माह का किराया वसूल नहीं किया, पूरा साल आपका मकान किराए पर रहा है, 12 माह का किराया बनता था 12 लाख रुपए, 8 लाख वसूल किया, 4 लाख अभी वसूल नहीं किया, मुझे बताएं कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा? 12 लाख पे, चुके कमाया 12 लाख है, वो जनाब 2024 गुजर गया, 25 आया, वो बंदा ही भाग गया, हमारा 4 लाख डूब गया। अब हमें तकलीफ ये है, एक तो 4 लाख डूबा, दूसरी तकलीफ ये है कि इस 4 लाख पे भी टैक्स दे चुके हैं। तो टैक्स वालों ने कहा परेशान ना हो, आप 2025 में जो रेंटल इनकम कमाएंगे उसमें से ये वाला 4 लाख क्या कर लें,
लेस कर लें। आप ये वाला 4 लाख जिस तरह बैड डेट माइनस करते हैं, इसी तरह इनरिकवरेबल रेंट भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? पहले तो किराएदारी का मुआहदा इन गुड फेथ नेक नियति पे मबनी होना चाहिए। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट वो टेनेंट जो किराया लेकर किराया अदा नहीं कर रहा, उससे प्रॉपर्टी खाली करा ली है या हमने स्टेप्स ले लिए कि प्रॉपर्टी खाली कराएं। तीसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है वो आपकी इस प्रॉपर्टी के अलावा किसी और प्रॉपर्टी का किराएदार नहीं है। चौथा, कानूनी कार्रवाई शुरू कर ली गई है उस बंदे के खिलाफ या नतीजा निकाल लिया कि कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होना। और पांचवा, अनपेड रेंट वाज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स। जो अनपेड रेंट था वो पहले चार्जेबल टू टैक्स था, यानी अनपेड रेंट 2024 में इनकम में शामिल था तो ही 2025 में इनकम में से माइनस होगा। अगर पहले इनकम में शामिल नहीं था तो अब माइनस भी नहीं होगा। सर, एक बार आपने ये 4 लाख माइनस कर दिया, 2026 में उसको अल्लाह की हिदायत हो गई, उसने आके 4 लाख वापस कर दिया। अब जब ये 4 लाख आप पहले बैड डेट के तौर पे, इनरिकवरेबल रेंट के तौर पे माइनस कर चुके हो, सब्सिक्वेंटली वसूल कर लिया, तो जब वसूल करेंगे दोबारा इनकम में, तो समझ आ रही है? लो सर, ये वाली बात भी हो गई। उसके बाद अगली बात, सर ये वाली बात बिजनेस में भी 2-3 बार आई है और ये वाली जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई खर्चा किया है, 2018 में खर्चा किया है, एंट्री क्या की? डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेबल। 19 में भी पे नहीं किया, 20 में भी पे नहीं किया, 21, यानी 3 साल तक आपने वो खर्चा पे, तो 2022 में रिवर्स हो जाएगा, वो दोबारा क्या हो जाएगा? 2022 में रिवर्स हो जाएगा और वो दोबारा इनकम में 2023 में सब्सिक्वेंटली पेड हो जाएगा। 2023 में सब्सिक्वेंटली पे हो जाएगा। 2023 में अगर सब्सिक्वेंटली आपने वो पेमेंट कर दी तो दोबारा माइनस करने की इजाजत होगी। कहने का मतलब ये है, 18 में एक्सपेंस किया था, इनकम में से माइनस कर दिया था, लेकिन पे नहीं किया था, तो 2018 को छोड़े अगले 3 साल 1 2 3 आपने पे नहीं किया, ये पेबल रहा, तो 3 साल गुजरने के बाद चौथे साल जो पे नहीं किया वो दोबारा क्या हो जाएगा? इनकम में शामिल हो जाएगा। और अगर सब्सिक्वेंटली 23 में पे कर दिया तो दोबारा माइनस हो जाएगा, दोबारा वही खर्चा माइनस, पहले माइनस किया, 3 साल तक पे नहीं किया तो दोबारा ऐड कर दिया, फिर बाद में पे कर दिया तो दोबारा माइनस कर दिया। सर, ये डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ये वाले पॉइंट से सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब अगली बात सुन लो, ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया और इस चैप्टर का लास्ट डिस्कशन जो है वो है एडवांस। सर, एडवांस या इसने इसको क्या नाम दिया हुआ है? अनएडजस्टेबल एडवांस। सर जी, 2 तरह का एडवांस होता है भाई, एक एडजस्टेबल और एक नॉन एडजस्टेबल। एडजस्टेबल क्या होता है? एडजस्टेबल क्या होता है और नॉन एडजस्टेबल क्या होता है? जरा इसको देख लेते हैं। एडजस्टेबल एडवांस वो एडवांस है जो किराए के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। मैंने किराए पर अपना मकान दिया, 20,000 रुपये किराया है, 1 लाख रुपए एडवांस उससे लिया और तय पता क्या पाया है? वो 15,000 मुझे हर महीने देगा और 5,000 एडवांस में से कटौती हो जाएगी। यानी 1 महीने बाद 15,000 उसने मुझे दिया, 5,000 एडवांस में कटौती हो गई, तो मेरा अब एडवांस कितना रह गया 1 माह बाद? 95। आप गौर कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस कम होता रहेगा, हर महीने 15,000 पे करेगा, 5,000 रुपये एडवांस कम होगा, एडवांस फिर अगले महीने फिर 90,000, उससे अगले महीने, यार समझ आ रही है, 85,000। इस तरह के एडवांस को कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस, जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। पैसे 15 मिल रहे हैं, 5 एडवांस एडजस्ट हो रहा है।
इस केस में एडवांस टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रेंट में शामिल होकर टैक्स हो रहा होता है। आप पैसे तो 15,000 ले रहे हैं, लेकिन रेंट कितना है? 20,000। तो टैक्स कौन सी अमाउंट होती है? 20,000 होती है। यार पॉइंट समझ आ रहा है? तो 20,000 में 5,000 क्या है? वो एडजस्टेबल एडवांस है जो टैक्स हो रहा है। तो इसलिए एडजस्टेबल एडवांस फिर टैक्स नहीं होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रेंट में शामिल होकर टैक्स हो रहा होता है। हाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम तौर पे जो चलता है वो चलता है नॉन एडजस्टेबल एडवांस। उसका तरीका ये होता है कि भाई आप मकान खाली करके मुझे दोगे चाबी, मैं आपको आपका एडवांस वापस करूँगा। ऐसा ही होता है ना सर? ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस होता है ये टैक्सेबल होता है। कितना? जितना एडवांस वसूल किया डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर लो। जितना एडवांस वसूल किया है डिवाइडेड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर लो। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। 10 साल कह लो या ये साल और अगले 9 साल कह लो, बात एक ही है। कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर क्या ये एडवांस आपने वापस करना होता है? जी बिल्कुल करना होता है। तो फिर इस पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं? है ना ये सवाल? तो इसका जवाब ये कि भाई वो 1 लाख रुपए आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो 1 लाख रुपए की एक वैल्यू है जिससे आप फायदा उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब आपको आपके एम्प्लॉयर ने लोन दिया था और वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो मुझे बताएं क्या लोन वापस करना था या नहीं करना था? तो आप उसका 10% इनकम में क्यों शामिल कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे चूंकि इंटरेस्ट के बराबर फायदा है जो आप उस अमाउंट से उठा रहे थे। इसी तरह ये भी 10% के बराबर फायदा है जो आप उस अमाउंट से उठा रहे होंगे, इसलिए वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। पॉइंट पिक कर रहे हैं सर? जिस तरह इंटरेस्ट, भाई वो भी तो इंटरेस्ट फ्री लोन था। आपने 20 मिलियन का लोन लिया था, 20 मिलियन वापस करना पड़ना था, लेकिन आपने उसके 10% के बराबर फायदा इनकम में शामिल किया अंडर दैट सैलरी। यस और नो? सेम ये वाला केस है। इसमें भी ये सिक्योरिटी वापस करनी है, लेकिन 10% के बराबर फायदा आप अपनी इनकम में शामिल करेंगे अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि आप उस रकम से फायदा उठा रहे होंगे। सर एडवांस अगर एडजस्टेबल है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर एडजस्टेबल नहीं है तो 3 बातें हैं, तीनों सुने और आगे चलते हैं। बात नंबर 1, जिस साल वसूल किया डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे। जिस साल वापस कर दिया कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरा, अगर एक एडवांस आया है और दूसरा एक एडवांस वापस किया है और दूसरा एडवांस आ गया है, तो जो नया एडवांस आया है डिवाइडेड बाय 10 करें माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है वो लेस कर दो। सर नया एडवांस, न्यू एडवांस डिवाइड बाय 10 माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पर टैक्स लग चुका है। पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। पुराने एडवांस, सर जी अगर नया एडवांस लिया और पुराना वापस किया तो जो नया एडवांस लिया डिवाइड बाय 10 करके माइनस पुराने एडवांस का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है उसको लेस कर। ये तो जनाब आपके साथ डिस्कशन हो गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। हमारी आज का लास्ट डिस्कशन जो है वो चलेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के आज का दिन मेरे मुताबिक एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए टफ डे होगा, चूंकि उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर करने होंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर करने होंगे। और दूसरे नंबर पे इनकम और सैलरी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पास पेपर करने होंगे। अदर सोर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन पास पेपर करने होंगे।
तो अगर आप तो वाकई सीरियस हैं तो शायद आपको आज मेहनत करते शायद 6 घंटे तो लग ही जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये इस रिविजन का हिस्सा है। जब आपने इतना अरसा नहीं पढ़ा और आज पढ़ने लगे तो ये वाली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कुछ समझ नहीं आया, मैं जिम्मेदार हूँ, और अगर आपने घर जाके एफर्ट नहीं की तो भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चैप्टर नंबर 10। पहली बात यह है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है। इनकम हो, एग्जेम्प्ट ना हो, टैक्सेबल हो, एफटीआर ना हो, एनटीआर हो, किसी दूसरे हेड में फॉल। इनकम हो, टैक्सेबल ना हो, बल्कि टैक्सेबल ना हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो बल्कि टैक्सेबल हो, एफटीआर ना हो बल्कि, और नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर। Scope and basis of chargeability of income from other source। सर जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूवल बेस पे टैक्स होती है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है। सर डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, आपको फौरन पूछना चाहिए डिविडेंड तो एफटीआर है भैया। अगर डिविडेंड एफटीआर ना हो और एनटीआर हो, अगर डिविडेंड एफटीआर ना हो और एनटीआर हो तो अदर सोर्स में जाएगा। रॉयल्टी रेजिडेंट को मिले तो एनटीआर अदर सोर्स में जाएगी, नॉन रेजिडेंट को मिले तो एफटीआर। प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट ऑन लोन इंडिविजुअल और एओपी को मिले तो सेपरेट ब्लॉक आइटम, कंपनी को मिले तो एनटीआर। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, लेट से आपका टैक्स डिडक्ट हो गया था 11 लाख, आपका टैक्स बनता था 10 लाख, आपको रिफंड कितना मिला? 1 लाख का मिलना था 1/1/2024 को, मिला कब? 1/1/2025 को। कितना मिला? 1 लाख। ये जो 10,000 का इजाफी रिफंड मिला है ना, ये है एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड ये किस साइड में जाएगा? ये अदर सोर्स में जाएगा। ग्राउंड रेंट, अगर कोई किराएदार जमीन किराए पर ले और उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बना ले खुद, तो जमीन का किराया जिस लैंडलॉर्ड को दे रहा होगा उसके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा। मेरी जमीन थी, मैंने जमीन किराएदार को दे दी, किराएदार ने उस जमीन पर बिल्डिंग बनाई और वो मुझे जमीन का किराया देने लग गया। ये जमीन का किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने एक डबल स्टोरी घर लिया किराए पर, एक पोर्शन पे मैं रह रहा हूं, ऊपर वाला पोर्शन मैंने आगे किराए पर दिया हुआ। मैंने किराए पर लिया है एक पोर्शन 50,000 का, मैंने आगे किराए पर दिया है 70,000 का। कितने का फायदा हो गया? 20,000 का। मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैट में जाएगा। इसको कहते हैं सब लीज। मालिक मकान जो किराया लेता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है, किराएदार जो किराए से कमाता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। सर जी अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया है, वो आपको वाजे तौर पे बता देता है कि ओवरऑल किराया 4 लाख है, तो ये सारे का सारा किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन अगर वो आपको बताता है कि बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का किराया तो 4,000 है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का किराया अकेले का 75,000 है, तो आपको समझ आ गया कि फिर बाकी किराया बिल्डिंग का है, और जो बिल्डिंग का किराया है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम अदर्स। अगर वो आपको कुछ ना बताए और एक 4 लाख की फिगर दे दे तो सारा अदर सोर्स, लेकिन अगर वो आपको इशारा दे दे कि बिल्डिंग इतना है, लैंड प्लांट एंड मशीनरी इतना है, तो प्लांट एंड मशीनरी का किराया अदर सोर्स में जाएगा। अगर वो आपको सवाल में बता दे यूटिलिटी एमेनिटी इतना है और
बिल्डिंग का किराया इतना है तो यूटिलिटी इम्यूनिटी अदर सोर्स में जाएगा और बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। सर जी आगे चलते हैं। डीम्ड इनकम ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड एसेट और इनकम। सर जी आपके टोटल एसेट थे 10 लाख के, आपने एफबीआर वालों को बताया कि इस साल मैंने कमाया है 5 लाख और ये भी बताया कि मेरे टोटल एसेट्स 10 लाख के थे, इस साल मैंने 5 लाख कमाए, लेकिन एफबीआर वालों को पता चल गया कि आपने 40 लाख का एक प्लॉट खरीदा। तो एफबीआर वाले पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है भाई, आपके पास तो कुल पैसे ही 15 लाख हैं, तो आप 40 लाख का प्लॉट कैसे खरीद सकते हो? इसका मतलब ये है आप हमसे कुछ छुपा रहे हो, आप हमें कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनका आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, उन अनएक्सप्लेन्ड एसेट को क्या कर देंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाएंगे। सर एन्युटी या पेंशन, एन्युटी या पेंशन, ये तो अंडर दैट सैलरी आता है, मैंने आपको पढ़ाया है। सर अगर एम्प्लॉयर दे तो अंडर दैट सैलरी आता है, अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई दे तो अदर सोर्स में आएगा। सर जी प्राइस बॉन्ड विनिंग, ये एफटीआर में आता है, लेकिन अगर टैक्स कटे बगैर मिले तो एनटीआर में आता है। सर जी अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को दी है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सके, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दी है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सके और उसके बदले आपने कोई पैसा लिया है, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। और अगर आपने उसके साथ ये तय किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उसका 50% या 25% भी मैं लूंगा और दूसरे पैसे भी लूंगा, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर मैं वो बड़ी लंबी स्टोरी सुनाता तो अभी उसका टाइम नहीं है कि खजाना ख्वाब में देखा। आगे चलते हैं सर। कंसिडरेशन रिसीव, सर जी आपने पोजेशन खरीदी, यार याद रखना एक कॉन्सेप्ट है ऑनरशिप और एक कॉन्सेप्ट है पोजेशन का। पोजेशन कहते हैं कब्जे को, ऑनरशिप कहते हैं मलकियत को। लीगल डॉक्यूमेंटेशन जिसके नाम होती है वो ऑनरशिप होती है और कब्जा जिसके नाम होता है, जिसका होता है, उसको पोजेशन कहते हैं। सर जी अगर आप कब्जा खरीद कर कब्जा ही बेच दें तो फिर जो गेन होगा वो टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। लेकिन अगर आप एक चीज की ओनरशिप लें और फिर ओनरशिप भी पूरी ट्रांसफर करें तो फिर ये अंडर दैट कैपिटल गेन आएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो प्रॉपर्टी का कब्जा खरीद कर कब्जा बेचा, 4 लाख का फायदा होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा? नहीं, ये पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और 10 सालों में इक्वली ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। और सर समझ आ रहा है? पोजेशन के हवाले से ये वाली बात थी। अप्रूव्ड इनकम और पेमेंट प्लान है। सर बहुत से बच्चे कहते हैं बोनस शेयर, बोनस शेयर के बारे में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सर जी एक इंपॉर्टेंट बात है, सर लोन गिफ्ट नहीं, पहले गिफ्ट की बात कर लेते मेरा ख्याल। सर जी गिफ्ट के बारे में एक बात है, पहले वो सुन लें। सर जी जब भी आपको गिफ्ट की कोई बात बताई जाए आपने देखना है कि ये रिलेटिव है या नहीं है। रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेटिव है या नहीं है। अगर वो रिलेटिव है तो फिर कैश में दिया है टैक्सेबल होगा, कैश में नहीं दिया टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर वो रिलेटिव नहीं है तो कैश में भी टैक्सेबल होगा, नॉन कैश में भी टैक्सेबल होगा। यानी गिफ्ट अगर आपके रिलेटिव ने दिया है, कैश में दिया है टैक्सेबल, कैश में नहीं दिया नॉट टैक्सेबल। अगर आपका रिलेटिव नहीं है, कैश में दिया है टैक्सेबल, नॉन कैश में दिया है तब भी टैक्सेबल। एक नतीजा निकालना चाहता हूं, गिफ्ट अगर आपके रिलेटिव ने दिया है और वो नॉन कैश है तो टैक्सेबल नहीं होगा, इसके अलावा हर केस में टैक्सेबल होगा। अगर आपके रिश्तेदार ने दिया है और कैश में नहीं दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा, इसके अलावा हर तरह का गिफ्ट हर तरह के केस में टैक्सेबल होगा। ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा।
सर जी गिफ्ट अगर आपको कंपनी दे अपने शेयर होल्डर को तो ये डिविडेंड है, अगर बिजनेस रिलेशनशिप में मिले तो अदर सोर्स के तौर पे ट्रीट होगा, अगर आपका एम्प्लॉयर गिफ्ट दे तो सैलरी के हेड में जाएगा, अगर आपका रिलेटिव गिफ्ट दे, क्लोज रिलेटिव गिफ्ट दे, नॉन कैश में दे तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर रिलेटिव गिफ्ट दे कैश में दे तो टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर किराएदार गिफ्ट दे तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा। सर जी गिफ्ट वाली सारी बात हो गई। अब ये डिस्कशन है कि क्रूशियल डिस्कशन है, ये जरूर करेंगे। सर जी ध्यान से बात सुनना, अगर आपने लोन वसूल किया है या गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव वसूल किया है या डिपॉजिट फॉर इश्यूज ऑफ शेयर वसूल किया है या एडवांस वसूल किया है, इन चार चीजों के हवाले से पैसा आपने वसूल किया है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये पैसा आपको बैंक ने दिया। चूंकि अगर ये पैसा आपको बैंक से मिला है तो फिर उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर बैंक ने नहीं दिया तो दूसरे स्टेप में क्या देखना पड़ेगा, ये पैसा आपको किस तरह मिला है, कैश में मिला है, क्रॉस चेक के जरिए मिला है या अदर बैंकिंग चैनल से मिला है। अगर आपको ये पैसा कैश के जरिए मिला है तो टैक्सेबल होगा, क्रॉस चेक के जरिए मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अदर बैंकिंग चैनल से मिला है तो अदर बैंकिंग चैनल क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपको अदर बैंकिंग चैनल से मिला है तो आपको देखना पड़ेगा जिस बंदे ने दिया है उसका एनटीएन बना हुआ है यहाँ नहीं, अगर उसका एनटीएन बना हुआ है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर उसका एनटीएन नहीं बना हुआ है तो टैक्सेबल होगा। सर जी ये सारी डिस्कशन थी हमारी कि आपको अगर लोन, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, डिपॉजिट फॉर इश्यू ऑफ शेयर या एडवांस मिला है, बैंक के जरिए तो टैक्सेबल नहीं होगा, कैश के जरिए तो टैक्सेबल होगा, क्रॉस चेक के जरिए तो टैक्सेबल नहीं होगा, अदर बैंकिंग चैनल के जरिए मिला है तो जिस बंदे ने दिया अगर उसका एनटीएन है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर एनटीएन नहीं है तो टैक्सेबल होगा। सर ये सारी बातें आपके साथ कर ली। हाँ अलबत्ता एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एडवांस अगर सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट मिला है, दोनों में से किसी एक चीज के अगेंस्ट मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर दोनों चीजों के लिए मिला है, सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, तो इस पर ये रूल अप्लाई होगा। ये पूरा रूल देखें, सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस है, दोनों में से किसी एक चीज के लिए एडवांस वसूल किया है। यार आप एक बंदे के पास गए हो पेंट खरीदने, उसने आपको कहा, आपने उसे कहा मैंने पेंट खरीदना है, उसको आपने 6 लाख रुपया दिया एडवांस कैश में, क्या टैक्सेबल होगा? सर सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जो एडवांस लिया है वो टैक्सेबल नहीं। आप दूसरे बंदे के पास गए हो, वो कहते हैं मैं पेंट कर दूंगा, आपने उसको 5 लाख रुपया दिया एडवांस में कि पेंट कर दो, क्या ये टैक्सेबल होगा? सर्विसेज है नहीं होगा। एक बंदा उससे पेंट खरीद भी रहे हो और वो ही पेंट करेगा भी, अब आपने उसको 6 लाख रुपया दिया कैश में, क्या टैक्सेबल होगा? तो भाई इसका जवाब है कि रूल अप्लाई होगा। अब ये दोनों आ गए हैं, रूल अप्लाई होगा, और रूल कहता है अगर कैश में दिया है तो टैक्सेबल होगा। सर ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अगर एडवांस एक काम के लिए वसूल किया हो लेकिन हो कैश में, फिर टैक्सेबल आपने? सर जी अगर एक है तो फिर तो टैक्सेबल नहीं है। ये जो मैंने डिब्बा बनाया उससे एक और ऊपर डिब्बी बनी हुई है, पहले वो पढ़ाई है, ठीक है। सर जी अगली बात सुनिएगा, अगली बात सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में एक अहम बात यह है कि भाई अगर ये इनकम किसी और हेड में फॉल करती हो तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सिर्फ बैलेंसिंग फिगर होती है, क्लोजिंग फिगर होती है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड काम किसी का बिजनेस हो तो वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट का सिर्फ टैक्स ट्रीटमेंट आपके साथ डिस्कस करूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम है, पढ़ाया हुआ है आपको मैंने। अगर इंडिविजुअल और एओपी को मिले तो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम है। अब जब मैं आपको कह रहा हूं सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो आपको पूछना चाहिए सर रेट क्या होगा? तो भाई इसका जवाब है रेट होगा 15%, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से ऊपर हो तो ये सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है,
एनटीआर हो जाता है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट कंपनी को मिले तो भी वो एनटीआर हो जाता है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट लोन एग्रीमेंट के जरिए मिल रहा हो, अब बैंक नहीं दे रहा, प्रॉफिट ऑन डेट एग्रीमेंट के जरिए मिल रहा है और टैक्स कटे बगैर आप प्रॉफिट ऑन डेट वसूल कर रहे हैं तो वो भी एनटीआर होगा। कंपनी को प्रॉफिट ऑन डेट मिला है एनटीआर, 5 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट ऑन डेट मिला है एनटीआर, टैक्स कटे बगैर प्रॉफिट ऑन डेट मिला है वो भी एनटीआर होगा। लो सर, ये वाली डिस्कशन भी होगी। कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं, तो इसका जवाब है सारे खर्चे जो इनकम के लिए किए जा रहे हैं माइनस करने हैं। सारे खर्चे जो इनकम के लिए किए जा रहे हैं माइनस करने हैं। शर्त यह है कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा ना हो। कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होता है? ऐसा खर्चा, आखिरी 3 मिनट है बस। कैपिटल नेचर का खर्चा ऐसा खर्चा है जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा हो। कैपिटल नेचर का खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होता, बाकी हर खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है, इसीलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है, इसीलिए खर्चा भी पेड बेसिस पर माइनस होता है। पहली बात, पेड बेसिस पर माइनस होता है। सर दूसरे नंबर पे बात यह है, अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस होती है? यस। इनिशियल लॉस माइनस होती है? यस, वो माइनस होता है। सर कोई खर्चा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से रिलेटेड नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगा। सर वो खर्चा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस नहीं होता वो इनकम, यार इनएडमिसिबल डिडक्शन पड़ा ना, वो सारे इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले खर्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से भी माइनस नहीं होते। वो खर्चा जिसका ताल्लुक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से नहीं है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से माइनस नहीं होना। डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस होती है। अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया है तो डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी और इनिशियल अलाउंस भी माइनस होगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सारे खर्चे जो इनकम कमाने के लिए किए जा रहे हैं माइनस होंगे। कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस नहीं होगा। सर ये सारी डिस्कशन थी, मैंने आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी श्योर कि 98% कॉन्सेप्ट इसके सारे डिटेल से डिस्कस किए हैं। आज का टारगेट बड़ा क्रूशल है, अगर आज आप मेहनत करके इसको कवर कर गए तो बस फिर इंशाल्लाह आप स्मूथली चलते रहेंगे। मेहनत करें, कोशिश करें, वक्त की कदर करें, टाइम अब इतना नहीं है। कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, जा सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।